नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज फॉर वीडियो वीपीडीओ, जो इस सीरीज का पार्ट 8 है। इससे पहले 7 पार्ट इस सीरीज के हम लोग कर चुके हैं, जिनमें हमने वीडियो वीपीडीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उन पार्ट्स को भी इस सेशन के खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा दोस्तों। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये एमसीक्यू सीरीज जो है टारगेटेड है जो 4 और 5 दिसंबर को जो वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम होना है उसके लिए। और इस सीरीज के अंदर हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड ज्योग्राफी, यानी कि एक जो पूरा पैकेज है आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो पैटर्न आपका एमसीक्यू सीरीज का बनाया है, जैसा पैटर्न आपको 4 और 5 दिसंबर को आपके एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा, सेम टू सेम जो पैटर्न है हम भी आपके लिए लेके आए हैं। क्योंकि हमने भी जो सभी सब्जेक्ट्स हैं अपने, उससे जो टारगेटेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं वो सभी आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे उन सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने भी अपना वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम भरा हुआ है और 4 और 5 दिसंबर को उनका एग्जाम है। तो उन सभी दोस्तों के साथ आप लोग इस सेशन को शेयर भी जरूर करेंगे। और दोस्तों, रात 8 बजे आपको ये जो सीरीज है हर रोज देखने के लिए मिलती है उत्तर पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार आप सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही रात 8 बजे ये सीरीज यूट्यूब पे अपलोड हो तो आप लोगों को उत्तर पाठशाला की ओर से एक नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप लोग जो है इस सीरीज को लगातार देखते रहें और अपनी जो प्रिपरेशन है आपकी उसे थोड़ी सी मजबूती दे सकें। और जो है आज तो आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी यूके SSSC ने रिलीज कर दिए हैं। तो जिसने भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो सभी लोग यूके SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस दिन है, किस शिफ्ट में है और कहाँ पे है आपको एग्जाम, वो आपको पता चल जाएगा। तो एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो एमसीक्यू सीरीज पर वीडियो वीपीडीओ का पार्ट 8 आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को उन लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसकी जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ए कुंतासी, बी धौलावीरा, सी लोथल और डी कालीबंगन। तो आपको बताना है कि इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल। तो जी हाँ दोस्तों, जो लोथल है, लोथल से ही मिले हैं हमें हड़प्पाकालीन जो युगल समाधान है उनके साक्ष्य जो हैं आपको कहां से देखने के लिए मिलते हैं? लोथल से। और लोथल जो बंदरगाह है बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था हड़प्पाकालीन सभ्यता का। और ये बंदरगाह में जो है युगल समाधान हमें देखने के लिए मिलते हैं, हवन कुंड देखने के लिए मिलते हैं, चावल और जो फारस की मोहर है वो भी हमें लोथल से देखने के लिए मिलती है। तो हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान आपको मिलेंगे लोथल से। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो आपको बताना है कि जो पतंजलि था किसका समकालीन था? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी और डी ऑप्शन आपका पुष्यमित्र शुंग। तो आपको बताना है कि इसमें से पतंजलि जो है वो किसके समकालीन था, आप लोगों ने बताना है। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। जो शुंग वंश के शासनकाल में जो है पतंजलि भी प्रेजेंट थे, यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग है उनके ही समकालीन कौन थे? उनके ही समकालीन थे आपके पतंजलि। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो पतंजलि और पुष्यमित्र शुंग एक ही समकालीन थे, ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन और इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? ए ऑप्शन महमूद गजनवी और आनंदपाल, बी ऑप्शन महमूद गजनवी और जयपाल, सी ऑप्शन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और डी ऑप्शन आपका मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो आपको बताना है कि वहिंद का जो युद्ध था वो इनमें से किनके बीच लड़ा गया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में लड़ा गया था वहिंद का युद्ध। जो कब हुआ था दोस्तों? जो हुआ था 1008 से 1009
ईसा में, यानी कि जो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे क्या कहा गया है, वह हिंद का युद्ध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। दोस्तों एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है अजीत सिंह, बी ऑप्शन है सवाई जय सिंह, सी ऑप्शन है भारमल और डी ऑप्शन आपका मान सिंह। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा राजपूत शासक है जिसने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग जो है खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सवाई जयसिंह जो था उसी ने ही क्या बनाया था, जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह जिससे लोग क्या कर सकें, खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सवाई जयसिंह को ही क्या कहा जाता है, द्वितीय जयसिंह भी कहा जाता है। तो सवाई जयसिंह के अगर सवाई जयसिंह के की जगह पे अगर आपको द्वितीय जयसिंह आपका ऑप्शन में हो तो उसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि सवाई जयसिंह को ही क्या कहा जाता है, द्वितीय जयसिंह कहा जाता है, जिसने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी लॉर्ड बेंटिंग जो है 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसलिए आपका जो सी आपका ऑप्शन है वो इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब चल रहा था तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त उन्होंने चलाया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि प्रणाली जो है वो उन्होंने चलाई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली हैं, और लॉर्ड बेंटिक जो है 1829 का 17वां रेगुलेशन से रिलेटेड हैं। इन चारों को आप लोग याद रखेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी, सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में कौन भारत का वायसराय था। इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ए ऑप्शन है गुरु रामदास, बी ऑप्शन है गुरु अंगद, सी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव और डी ऑप्शन आपका गुरु गोविंद सिंह। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी समाधि के कारण जो नांदेड़ का गुरुद्वारा है वो जो है सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है। और इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है वहां पे को नांदेड़ में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो है 7 अक्टूबर 1708 को जो गुरु गोविंद सिंह है उनकी जो मृत्यु हुई थी वो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी, और नांदेड़ में ही उनकी क्या है, समाधि है, जिसके कारण जो है नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। अब आप ये बात मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के कौन से गुरु थे, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आप चारों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इन चारों के नाम मतलब इनके जो नंबर हैं ये कौन से गुरु थे तो ये बताएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मेन क्वेश्चन आपका गुरु गोविंद सिंह जो है कितने नंबर के आपके गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस लिए जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है। ए कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट और डी है कोरोमंडल तट। तो आपको बताना है कि जो भारत का पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है, उसे किस नाम से जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोंकण तट। तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है कौन, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरीय भाग। तो जो ये भारत का कोंकण तट है, जो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है, ये महाराष्ट्र और गोवा के जो तटीय जिले हैं वो इस कोंकण तट के अंदर आते हैं और ये पश्चिमी तट का उत्तरी भाग माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ए तापी, बी शरावती, सी नर्मदा और डी इंद्रावती। तो आपको बताना है कि जो कपिल धारा जलप्रपात है इनमें से किस नदी पर
स्थित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। तो नर्मदा नदी पर है कपिल धारा जलप्रपात, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और नर्मदा नदी का जो दूसरा नाम है उसे कहा जाता है रेवा। तो नर्मदा को ही क्या कहा जाता है, रेवा भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी का जो दूसरा नाम है वो रेवा है। और जो नर्मदा नदी है इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इस नदी को कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। ए ऑप्शन है आपका शारदा बांध परियोजना, बी ऑप्शन है टनकपुर बांध परियोजना, सी ऑप्शन है पंचेश्वर परियोजना और डी ऑप्शन है आपका चूखा परियोजना। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चूखा परियोजना। तो चूखा परियोजना जो है वो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी की तीन परियोजनाएं जो हैं भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो चूखा परियोजना है ये भारत भूटान के सहयोग से बनाई जा रही है, यानी कि भारत भूटान सहयोग परियोजना है। कौन सी परियोजना, चूखा परियोजना, लेकिन बाकी की तीन भारत नेपाल सहयोग परियोजनाएं हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और चूखा परियोजना जो है इसका निर्माण 1970 में शुरू हुआ था और ये 1991 में इस परियोजना में जो काम है वो पूरा हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और चूखा जो है भारत भूटान सहयोग परियोजना है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी शारदा, टनकपुर, पंचेश्वर परियोजना जो है वो भारत नेपाल सहयोग की परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि इसमें से किस में जो ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म काल में तूफान आते हैं उन्हें काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। और काल वैशाखी से जो तात्पर्य होता है वो होता है आपका तेज गति से चलने वाले स्थानीय तूफानों को क्या कहते हैं, वो लोग काल वैशाखी कहते हैं। और जो इस प्रकार के जो तूफान होते हैं वो बंगाल में आते हैं, जिसमें क्या होता है गर्म और शुष्क जो स्थानीय हवाएं जो होती हैं वो समुद्री हवाएं इसका कारण होती हैं। और इन हवाओं के मिलने के कारण जो क्या होता है बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है। और उस मूसलाधार बारिश के साथ साथ जो है बहुत तेज गति के तूफान पश्चिम बंगाल में आते हैं। और इसी कारण से जो ग्रीष्म काल में पश्चिम बंगाल में तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, काल वैशाखी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इनमें से कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन आपका सिक्किम। तो आपको बताना है कि डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो इनमें से कहाँ स्थित है। आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व आप लोग देख के जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है इस टॉपिक से, तो मैं बार बार कह रहा हूं, तो आप लोग पेपर में जाने से पहले इन चीजों को जरूर देख के जाइएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। तो डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह है आपका मिजोरम राज्य के अंतर्गत, जिसके अंदर आपको कोबरा, चीता, बिल्ली, फिजेंट जीव टाइप के देखे जाएंगे। यानी कि मिजोरम में जो डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो है कोबरा के लिए, चीते के लिए, बिल्ली के लिए और जो फिजेंट जीव हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 105, बी ऑप्शन 10वीं अनुसूची, सी ऑप्शन 8वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा प्रावधान है जो दल बदल निरोध से संबंध रखता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो रखती है संबंध दल बदल निरोध से। और जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व जो काल था उसमें ही 52वें
संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो 1985 में हुआ था, उसमें भारतीय संविधान में ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसी में क्या बात कही गई थी, दल बदल निरोध के बारे में बात इसमें कही गई थी। ठीक है, तो दल बदल निरोध से संबंधित जो 10वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 1985 में। और संविधान संशोधन आप याद रखेंगे वो है आपका 52वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हमारे जो मूल संविधान था, यानी कि जब संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी, और उसके बाद जो है फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर पहली अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी और वो अमेंडमेंट कब हुआ था, ये बात आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 330, बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 336, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 343 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 351। तो आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 में जो है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, जो हमारा संविधान है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन आपका कोठारी समिति, बी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, सी ऑप्शन अशोक मेहता समिति और डी ऑप्शन आपका स्वर्ण सिंह समिति। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी समिति जो है उसने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसने ही 1976 में नागरिकों में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की क्या की थी, अनुशंसा करी थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह जो थे उनके अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसने मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। कब? 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई गई है आपको बताना है। ए 2 बार, बी 4 बार, सी 3 बार और डी है आपका 5 बार। तो आपको पता है कि जो संयुक्त बैठक है यानी कि संसद का जो संयुक्त सत्र है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में हमने बात करी हुई थी। अब आपको बताना है कि जो ये संयुक्त बैठक या अधिवेशन होता है ये आज तक भारत में कितनी बार हो चुका है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार जो है ये संयुक्त बैठक हो चुकी है दोनों सदनों की। यानी कि संसदीय इतिहास में अभी तक जो है संयुक्त अधिवेशन जो है स्वतंत्र भारत में 3 बार हो चुका है। पहली बार हुआ था ये जब 1960 में दहेज प्रतिषेध विधेयक के ऊपर, दूसरी बार हुआ था 1977 में जब बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक से रिलेटेड हुआ था, और उसके बाद हुआ था 2002 में जब आतंकवाद निवारण विधेयक से रिलेटेड ये तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और ये बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो 3 बार संयुक्त बैठक अभी तक स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ए ऑप्शन सुनंदा भंडारे, बी ऑप्शन लीला सेठ, सी ऑप्शन फातिमा बीबी और डी ऑप्शन आपका इंदिरा जयसिंह। तो आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश जो हैं वो कौन है। इस बात को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पहली महिला न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट की हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ए ऑप्शन है 1954, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1947 और डी ऑप्शन है आपका 1950। तो आपको बताना है कि भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? 1954, 1948, 1947 एंड 1950। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1954। तो 1954 में स्थापना की गई थी भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की। इस जो ये सन है इसे आप लोग याद रखेंगे कि 1954 में भारत में खादी ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? ए ऑप्शन है भगवती समिति, बी ऑप्शन आबिद हुसैन समिति, सी ऑप्शन नरसिंह समिति और डी ऑप्शन आपका चिलैया समिति। तो आपको बताना है कि इनमें से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच की और सुझाव दिए थे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरसिंह समिति ने। तो नरसिंह समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच करी थी और उससे रिलेटेड ही अपने सुझाव दिए थे। तो वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच से रिलेटेड समिति है आपकी कौन सी? नरसिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? आपको बताना है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजनी, बी ऑप्शन है फास्फोटिक, सी ऑप्शन है पोटेसिक और डी ऑप्शन है तीनों की बराबर। तो आपको बताना है कि इनमें से भारत में जो रासायनिक उर्वरकों की खपत है वो सर्वाधिक किसकी है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो नाइट्रोजनी रासायनिक उर्वरक हैं उनकी खपत भारत में जो क्या है सबसे ज्यादा है, यानी कि सर्वाधिक रासायनिक उर्वरक की खपत आपकी नाइट्रोजनी टाइप के जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनकी होती है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है कथकली, सी ऑप्शन है मोहिनीअट्टम और डी ऑप्शन आपका भरतनाट्यम। तो आपने बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी उसे क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथकली। तो कथकली जो डांस है यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य है उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? आप लोगों को बताना है। ए अली अकबर खां, बी अल्लाह रक्का खां, सी अलाउद्दीन खां और डी है आपका अमजद अली खां। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन एक सरोद वादक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अल्लाह रक्का खां। अल्लाह रक्का खां जो हैं वो एक सरोद वादक नहीं है, अल्लाह रक्का खां एक तबला वादक हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां और अमजद अली खां जो हैं ये तीनों क्या हैं? सरोद वादक हैं। लेकिन अल्लाह रक्का खां जो हैं आपके ये सुविख्यात क्या हैं? तबला वादक हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 64 योगिनी मंदिर इनमें से कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन उज्जैन में, बी ऑप्शन खजुराहो में, सी ऑप्शन आपका इंदौर में और डी ऑप्शन आपका भोपाल में। तो आपको बताना है कि 64 योगिनी मंदिर इनमें से कहाँ स्थित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खजुराहो में, यानी कि 64 योगिनी जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में क्या है? स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि समस्त तीर्थों का शिरोमणि व पापों का विनाशक किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है बनारस और सी ऑप्शन है आपका देवप्रयाग और डी ऑप्शन आपका कर्णप्रयाग। तो आपको बताना है कि समस्त तीर्थों का शिरोमणि व पापों का विनाशक किसे कहा गया है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग, यानी कि देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व पापों का विनाशक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बद्रीनाथ मंदिर को भूदान करने वाला शासक कौन था?
ए ऑप्शन आपका ईष्टगढ़ देव, बी ऑप्शन आपका ललित सूरदेव, सी ऑप्शन है भीमर देव और डी ऑप्शन है आपका पदमठ देव। तो आपको बताना है कि बद्रीनाथ मंदिर को भूदान करने वाला शासक इनमें से कौन था, और राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पदमठ देव। तो पदमठ देव जो था उसने ही बद्रीनाथ मंदिर को भूदान दिया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि छत्रयुक्त व शिखर युक्त मंदिर निर्माण शैली किसकी थी। ए ऑप्शन है कत्यूरी की, बी ऑप्शन चंद की, सी ऑप्शन है पवार की और डी ऑप्शन आपका कुड़िंद की। आप लोग को अपना आंसर देना है, और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आप लोगों का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कत्यूरी की। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी कि छत्रयुक्त व शिखर युक्त मंदिर निर्माण शैली देखने के लिए मिलती है कत्यूरी शासनकाल में, यानी कि कत्यूरियों की शैली क्या थी मंदिर निर्माण की, वो थी छत्रयुक्त और शिखर युक्त शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वह एकमात्र शासक कौन था जिसके ताम्रपत्र पर उसके पिता का नाम मिलता है। ए ऑप्शन है ज्ञानचंद, बी ऑप्शन है इंद्रचंद, सी ऑप्शन है जगत चंद और डी ऑप्शन आपका भारती चंद। तो आपको बताना है कि इनमें से वो एकमात्र शासक कौन था जिसके ताम्रपत्र पर उसके पिता का नाम देखने के लिए मिलता है। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जगतचंद। जो है जगतचंद जो था एकमात्र ऐसा शासक था जिसके ताम्रपत्र पर उसके पिता का नाम देखने के लिए मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गढ़वाल पर मेदिनी शाह ने किसके आक्रमण के फलस्वरूप औरंगजेब से शिकायत करी थी। ए ऑप्शन है आपका बाज बहादुर चंद, बी ऑप्शन है बालो कल्याण चंद, सी ऑप्शन आपका सोमचंद और डी ऑप्शन आपका जगत चंद। तो आपको बताना है कि जो गढ़वाल पर मेदिनी शाह था, मेदिनी शाह ने किसके आक्रमण के फलस्वरूप औरंगजेब से उसकी शिकायत करी थी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाज बहादुर चंद, यानी कि जो BBC था, यानी कि बाज बहादुर चंद जो था उसके आक्रमण के फलस्वरूप जो है गढ़वाल पर जो है मेदिनी शाह ने औरंगजेब से बाज बहादुर चंद की क्या करी थी, शिकायत करी थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से बन जाता है तो ये बन जाता है कि जो मेदिनी शाह था वो किसके समकालीन था, तो औरंगजेब के समकालीन था, ये भी बात याद रखेंगे। और जब बाज बहादुर चंद कुमाऊं में था तो उस समय गढ़वाल में कौन था, तो उस समय गढ़वाल में आपका मेदिनी शाह था, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सुंदर लाल बहुगुणा जो है इनका जन्म दिवस कब है। ए ऑप्शन 9 जून 1927, बी ऑप्शन 19 जून 1927, सी ऑप्शन 11 जून 1927, डी ऑप्शन 15 जून 1927। तो आपको बताना है कि जो महान पर्यावरणविद थे सुंदर लाल बहुगुणा उनका जन्म दिवस कब है। ये इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि हाल ही में क्या हुई है, सुंदर लाल बहुगुणा की मृत्यु हुई है। तो अभी आपको इनका जन्म दिवस बताना है। तो इनका जन्म दिवस है दोस्तों 9 जून 1927, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि सुंदर लाल बहुगुणा का जन्म दिवस क्या है, 9 जून 1927। इस बात को ध्यान में रखेंगे और सुंदर लाल बहुगुणा के बारे में आप लोग एक बार देख के जरूर जाएंगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड राज्य में दाकुने नृत्य कहाँ का है। ए ऑप्शन है आपका पौड़ी, बी ऑप्शन है टिहरी, सी ऑप्शन है उत्तरकाशी और डी ऑप्शन आपका चमोली। तो आपको बताना है कि जो दाकुनी नृत्य है इनमें से कहाँ का है, और राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी चमोली। तो चमोली का क्या है, दाकुनी नृत्य है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है, चमोली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सिमलगढ़ जिसे लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है कहाँ स्थित है, आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी ऑप्शन है पिथौरागढ़, सी ऑप्शन है बागेश्वर और डी ऑप्शन आपका देहरादून। तो सिमलगढ़ जिसे लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है वो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ जिसे लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये बनाया गया था 1791 में, यानी कि 1791 में इसका निर्माण किया गया था। और ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, जिसे लंदन फोर्ट अभी कहा जाता है। और ये इसे पहले क्या कहा जाता था, सिमलगढ़ इसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि तिलाड़ी मैदान जो है वो किस नदी के तट पर है, आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन है भागीरथी,
बी ऑप्शन है अलकनंदा, सी ऑप्शन है यमुना और डी ऑप्शन है आपका गंगा। तो तिलाड़ी मैदान इनमें से किस नदी के तट पर है, आप लोगों को बताना है। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यमुना। तो यमुना नदी के तट पर कौन सा मैदान है, वो है आपका तिलाड़ी मैदान। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो तिलाड़ी कांड हुआ था वो कब हुआ था, उसकी डेट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिसे उत्तराखंड के इतिहास का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तिलाड़ी कांड को आपको पता होगा, तो वो तिलाड़ी कांड कब हुआ था ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है जयमल सिंह, बी ऑप्शन है शिवदत्त जोशी, सी ऑप्शन हरिराम त्रिपाठी और डी ऑप्शन आपका ठाकुर नारायण सिंह नेगी। तो आपको बताना है कि घोड़ाखाल स्थित जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना इनमें से किसने करी थी। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयमल सिंह जो था उन्होंने ही क्या करी थी, 1966 में घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना करी थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना 1966 में जयमल सिंह के द्वारा करी गई थी। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको आज के सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए और आप लोगों को कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिली आज के सेशन से, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और रात 8 बजे हर रोज आपको ये सेशन यूट्यूब पे देखने के लिए मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास जैसे ही रात 8 बजे ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो एक नोटिफिकेशन आ जाए। और इसकी जो लिंक जो पीडीएफ है आपको वो देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।